चलिए, हेलो छात्रों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्वेल्थ के लिए जो इस साल 26 में जो विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ट्वेल्थ के लिए, इसके लिए मैंने केमिस्ट्री के एपिसोड नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम चैप्टर बिलियन के बारे में बात करेंगे। और बिलियन में हम जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो आपके बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में जो पूछी जाने की संभावना है, हम उसके बारे में चर्चा करने की काम कर रहे हैं। तो मुझे सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आपके जो पहला एपिसोड पर जो क्वेश्चन हमने डाला है सॉलिड स्टेट का, आपको काफ़ी अच्छा पसंद मिला होगा, काफ़ी पसंद लगा होगा। इसलिए आज मेरा सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम बात करेंगे बिलियन के बारे में। तो हमको काफ़ी उम्मीद होगा कि आपको ये भी क्लास काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए हम हमेशा पढ़ाते हैं आपके व्यूज़ से। हम ये नहीं समझते हैं कि मेरा 20 दिन 25 दिन मेरे पास बचा हुआ है तो बच्चे ये समझेंगे कि नहीं 20 दिन 25 दिन में हमको क्या समझ में गए। नहीं, हम बच्चे को कभी भी कोई भी क्लास पढ़ाते हैं, हम ये समझ के पढ़ाते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। ये 15 दिन जो मेरे पास 20 दिन बचा हुआ है जो एग्जामिनेशन के लिए, हम ये 15-20 दिन में बच्चों की इस तरह से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा देंगे जिसमें बच्चे 35 में 35 आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, बिलियन नाम है। क्या नाम है इसका? नाम है इसका बिलियन नाम है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर केमिस्ट्री क्लास, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बिलियन नाम है। क्या नाम है इसका? बिलियन नाम है। देखिए बिलियन है, इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। और ये सोल्यूशन से कम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को कह दें कि आप काफ़ी ध्यान से और काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें। और आपको जहाँ भी समस्या आए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बाबू हमने जो आपको करवा रहे हैं, ये सभी किसी न किसी साल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम केमिस्ट्री में मेरा क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये 20 दिनों को अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है आपके साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए कह रहा है कि समप्रासरी बिलियन के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि समप्रासरी बिलियन जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि समप्रासरी बिलियन जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हुए हैं कि पाई जो होता है, पाई 1 जो होता है किसके बराबर होता है? पाई 2 के बराबर होता है। आप जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। किसका क्या होता है? पाई बराबर होता है CRT होता है। अब देखिए बिलियन की बात हो रहा है तो बिलियन में हमेशा सांद्रण की बात होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पाई 1 बराबर, तो देखिए सांद्रण जो होगा यहाँ डिफरेंस होगा और R और T जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है। यानी पाई 1 बराबर लिख सकते हैं C1RT लिख सकते हैं और पाई 2 बराबर लिख सकते हैं C2RT लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, RT से RT कट जाएगा तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? C2 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समप्रासरी बिलियन में, यानी कि बिलियन जब क्या रहेगा? समान रहेगा, तो उसका मोलर सांद्रता क्या होती है? समान होती है। यानी आप किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। देखिए दोनों का सांद्रण क्या है? समान है। दोनों का मोल सांद्रण क्या है? समान है। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट से धनात्मक विचलन
दर्शाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, राउल्ट का नियम, राउल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विलियन के बारे में बताया था कि देखिए ताप एवं दाब के किसी भी परिस्थिति पर जो राउल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श कहते हैं कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा राउल्ट का नियम का पालन करने के लिए कि नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राउल्ट का, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है आपका और क्या है इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है धनात्मक विचलन को दर्शाता है। यहाँ पर किसको दर्शाता है, धनात्मक विचलन को दर्शाता है। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन की दर्शाने की बात किया जाए तो हम किसको लेंगे, क्लोरोफॉर्म को लेंगे और किसको लेंगे, इथाइल अल्कोहल को लेते हैं कि नहीं। ये दोनों क्या करता है, ये धनात्मक विचलन को दर्शाता है। हमको लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल दिया रहता है। आप एग्जाम्पल से आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब कह रहा है किसी भी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए मान लेते हैं कोई विलयन है, अब कह रहा है कि कोई विलयन है और कोई विलयन जो है किस पर, कोई विलयन जो है उसके सांद्रण को यदि हम व्यक्त कर रहे हैं तो तापमान पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका मोलार्ता है, ये क्या है आपका मोलार्ता है, ये क्या है आपका मोलार्ता। मोलार्ता है। मोलार्ता है। अब देखिए मोलार्ता का जो होता है क्या होता है, ये जो होता है मोल और बटा क्या होता है, आयतन होता है। और देखिए यहाँ पर नर्मलता को क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, और बटा क्या होता है, आयतन होता है कि नहीं। और यहाँ पर फॉर्मूलाता जो होता है इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम कि नहीं, इसको क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बटा क्या लिखते हैं, इसको भी हम आयतन लिखते हैं। लेकिन मोलाल्ता को ध्यान दीजिएगा, मोलाल्ता जो है यहाँ पर ये जो है आपका क्या होता है, ये जो होता है आपका ये होता है मोल और बटा क्या होता है, केजी होता है। यानी जहाँ जहाँ आयतन है वो जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोलाल्ता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक शब्द में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जिस विलयन का सांद्रण आयतन में होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है ताप पर निर्भर नहीं करता है, जिसका सांद्रण आयतन रहता है वो क्या करता है, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जिस विलयन का सांद्रण आयतन में होता है वह ताप पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मोलाल्ता का आयतन है सांद्रण में है, नर्मलता का सांद्रण में होता है, फॉर्मलता का होता है, लेकिन मोलाल्ता का किस में होता है, केजी में होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोलाल्ता जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि आदर्श घोल के बारे में बात कर रहा है। हम बोले हैं कि आदर्श घोल किसको कहते हैं, जो राउल्ट के नियम को क्या करता है, पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। तो ध्यान दीजिएगा क्लोरोफॉर्म जो होता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार का क्या है, आदर्श घोल है। क्या है, एक प्रकार का आदर्श घोल है। ये क्या है आपका आदर्श घोल। यानी हम क्लोरोफॉर्म
और एसीटोन को हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का आदर्श घोल नहीं है, यानी कि बाकी सब जो है आपका बेंजीन और टोल्यूइन जो है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सभी जो है आपका आदर्श घोल है, लेकिन क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन जो है ये आदर्श घोल नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। दिया है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। दिया है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक की बात कर रहा है तो कभी भी किसी चीज़ का क्वथनांक जो होता है उसके आई फैक्टर पर यानी कि 1/2 गुणांक पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? 1/2 गुणांक पर डिपेंड करता है। अब देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है H12O6 होता है और इसका I का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अब सुक्रोज की बात करेंगे तो सुक्रोज का होता है C12H22 और क्या होता है O11 और इसका भी I का मान कितना होता है 1 होता है। NaCl की बात करेंगे तो देखिए N को तोड़ेंगे तो क्या होता है Na प्लस और Cl क्या होता है माइनस। अब देखिए इस पर आयन की संख्या कैगो है? 2 गो है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो होता है आपका 1/2 गुणांक जो होता है, आई फैक्टर जो होता है 1/2 गुणांक जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया का क्या होता है NH2CONH2 होता है। क्या होता है? NH2CONH2 और इसका पूछा जाए आपका 1/2 गुणांक कितना होता है तो इसका होता है आपका 1 होता है, कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है क्वथनांक की बात कर रहा है, यानी कह रहा है क्वथनांक की बात। क्वथनांक का मतलब होता है ΔT भी समानुपातिक इंटू आई फैक्टर, यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना आई फैक्टर का आई का मान बढ़ेगा यानी जितना आई का मान बढ़ेगा यानी 1/2 गुणांक का मान बनेगा उतना ही क्या हो क्वथनांक बढ़ेगा। अब सोचिएगा यहाँ देखिए, यहाँ क्वथनांक कितना है, यहाँ देखिए तो आई का मान कितना है 1 है, यहाँ देखिए तो आई का मान कितना है 1 है, यहाँ पर देखिए तो आई का मान कितना है 1 है और यहाँ आई का मान कितना है 2 है। तो सबसे अधिक आई का मान यानी हम कह सकते हैं 1/2 गुणांक सबसे अधिक किसका है, यहाँ पर NaCl का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि NaCl का जो होगा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किसी भी प्रकार को किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला दिया है क्वेश्चन, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी आपके पास 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। क्या दिया है आपके पास? 18 ग्राम क्या दिया है? ग्लूकोज दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है, यानी दिया गया भार दिया हुआ है, दिया गया जो भार दिया हुआ है वो कितना दिया है 18 ग्राम दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले मेरा काम है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लेना है। कोई भी न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है यदि उसको बनाने से पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है मेरा काम है सबसे पहले उसको लिख लेना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है दिया गया भार कितना दिया है आपका 18 ग्राम दिया है। अब देखिए दिया है ग्लूकोज, तो देखिए यहाँ पर C6H12O6 यानी ग्लूकोज का आणविक भार निकालना है। क्या निकालना है? ग्लूकोज का आणविक भार निकालना है। ग्लूकोज का क्या निकालना है? आणविक भार। अब देखिए कार्बन की यहाँ पर एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है और कार्बन है कैगो 6 गो है। अब देखिए प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है कैगो ही तो है 12 गो है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है कितना ही 6 है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 आ जाता है। कितना आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल आ जाता है। क्या आता है? ग्राम पर मोल आ जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है घोलक दिया है, यानी 1000 ग्राम घोलक, यानी घोलक का मतलब होता है विलायक होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि विलायक का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, विलायक का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो आपका दिया है 1000
ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि कोई विलय यदि किसी विलायक में घुल रहा है, यानी इसके मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके बात कर रहा है मोललता के बारे में। तो हम मोललता बराबर फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, हमने लिखा था कि WB बराबर MB गुने 1000 अब बटा हमने लिखा था कि WA। आपको बताए थे कि देखिए WB का मतलब ये हुआ, B का मतलब है हमने A को माना है विलायक माना है, हमने A को क्या माना है विलायक माना है, और B को हमने माना है विलय माना है। हमने क्या माना है विलय माना है, यानी WB का मतलब ये हुआ कि विलय का दिया गया भार, और WA का मतलब हुआ विलय का दिया गया भार, और MB का मतलब हुआ विलय का अनुभार, और 1000 जो होता है आपको ग्राम से केजी में बदलने के लिए फॉर्मूला में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है मोललता निकालना है। अब देखिए दिया गया भार विलय का कितना दिया है 18 दिया है। अब देखिए MB का वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है 180 दिया है, गुने 1000 अब बटा क्या हो जाएगा 1000, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा मोललता हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मोलल बोलते हैं। क्या कहते हैं मोलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोललता बोलते हैं, मोललता भी कह सकते हैं और मोलल भी कह सकते हैं। यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका हो जाएगा B हो जाएगा। हमको जहाँ तक विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी कि नहीं, जिस तरह से हम समझा रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें डिटेल से किसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि देखिए जब एक क्वेश्चन को हम चर्चा करते हैं, यदि इस कंसेप्ट पर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ 18 की जगह पर 20 दे दे, यहाँ पर 1000 की जगह पर 2000 दे दे, यानी कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ अंक बदलता है, यानी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन रहेंगे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई विद्यार्थी की समस्या नहीं होता है। देखिए कभी भी आपको हमेशा पढ़ाई करना है तो सबसे पहले क्या है, किसी बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, आप अच्छे से उस विषय में इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब तक छोटी छोटी चीज़ों की आपके पास जानकारी नहीं, कैसे आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। आपके इंटरेस्ट यदि पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट होने के कारण यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा अभी नया क्लास जो है डिजिटल के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आज मेरा दूसरा क्लास है, 2-3 दिन में हम पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो जाएंगे और जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो गलतियां नहीं होगी कि नहीं। तो हम चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें विश्वास और है कि आप लोगों से काफ़ी अच्छा प्यार मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि समझिए कि मत पूछिए। क्योंकि आपके क्लास के लिए हम सोचते हैं कि मेरा एक छोटा भाई जो है जो अच्छा नंबर केमिस्ट्री में लिया देगा, तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या खुशखबरी हो सकती है कि नहीं। और ये जो है आज के माहौल में जो चल रहा है कि राइफल से खोटा ठोकाला, ये सब नहीं चलना है। आप सीधे करना है कि राइफल से खोटा ठोकाई तो कुछो न बिटाई, यदि कलम चली तो इतिहास लिखाई। राइफल से खूटा ठोकाई तो कुछो ना भेटाई, यदि कलम चली तो इतिहास लिखाई। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमको ऐसे चीज़ों से प्यार नहीं करना है जैसे जिस चीज़ों से हमें क्या है आगे चल के, आज की तो मज़ा है, आज आपको जो भी आपको मज़ा लगेगा वैसे दोस्त आपके हैं, लेकिन आगे चलकर आपके लिए काफ़ी हानिकारक होगा। इसलिए हम कहेंगे कि आप हमेशा मेहनत बहुत जुनून के साथ कीजिए और ऐसा मेहनत कीजिए कि सफलता जब देखे तो सफलता क्या बना दे, शोर मचा दे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, चलिए मैं अमित कुमार आपके साथ हमेशा बरकरार रहूँगा। आप हमेशा हमको सपोर्ट और प्यार करते रहिए और इस वीडियो को जहाँ हर जगह शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहन जो भी आपके जो 12th के इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी शेयर करना है। ये बेईमानी नहीं करना है कि केवल अमित सर से केवल हम ही को पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, सभी आदमी को शेयर करना है। जिसे मान लेते हैं किसी इंसान को, अच्छा कोई व्यक्ति को जो नहीं पढ़ा है उसको भला हो जाए कि नहीं, अपने बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 0.1 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटावट नहीं होनी चाहिए और आपको समझने की ज़रूरत है कोई। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पर मोलर जो दिया है, यहाँ पर मोलर था, यहाँ पर कितना दिया है 0.1 m दिया है और यहाँ भी मोलर दिया है 0.1 m दिया है। यानी मोलर जो है दोनों का मोलरता जो होता है समान है। यहाँ देखना है कि दोनों की मोलरता क्या है, समान है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोलरता जो है यहाँ पर क्या है, समान है। यहाँ पर क्या है, मोलरता क्या है, समान है। यहाँ पर मोलरता क्या है, देखिए यहाँ भी मोलर कितना दिया है 0.01 m दिया है और यहाँ भी दिया है 0.01 m दिया है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 से इसका जो है आई फैक्टर जो होता है, आई यानी वांछित गुणांक जो होता है 1 होता है। हम बताए हुए हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज का जो भी वांछित गुणांक होता है वो 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ पर MgCl दिया हुआ है, क्या दिया है, MgCl2 दिया है। अब देखिए इसका वांछित गुणांक निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ Mg के बगल में ट्रिक बता रहे हैं, जब कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका कितना हुआ, 3 है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का कितना है, 1 है और MgCl यानी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का कितना है, 3 है। यानी कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज बिलियन की तुलना में MgCl2 जो होता है इस बिलियन के हिमांक में अवनमन जो है कितना गुना है, तो लगभग 3 गुना होता है। लगभग कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। चलिए यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पूरे विश्वास होगा कि विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव समझते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, आप लोग कभी फिल्म वगैरह देखे होंगे, हॉल वगैरह में देखिएगा, उसमें जो फोकस आता है, चाहे देखिएगा घर में आप लोग घर में जो सोए होते हैं पुराना वाला घर में देखिएगा और देखिएगा छिद्र होता है, वेंटिलेटर से देखिएगा एक प्रकाश आता है जिसमें काफ़ी सारा पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखाई देता है कि नहीं। जो पार्टिकल होते हैं जो दिखाई देता है और उसमें देखिए जो पार्टिकल दिखाते हैं उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव होता है। और टिंडल प्रभाव जो होता है हमारे किस में पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सॉल में। कैसा सॉल में पाया जाता है, तो कोलाइडी बिलियन में पाया जाता है और कोलाइडी बिलियन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सॉल होता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि बिलियन का प्रभाव पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, सॉल में। और टिंडल प्रभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम देने की बात बोले हैं कि जब भी आप यहाँ पर जाइएगा, जब भी देखिएगा पुराने घरों में जो वेंटिलेटर जो होते हैं, चाहे कोई भी घर में देखिएगा वेंटिलेटर जो होता है, उस वेंटिलेटर के माध्यम से यदि उस वेंटिलेटर के माध्यम से देखिएगा प्रकाश जो निकलती है और प्रकाश में देखिएगा बहुत सारे पार्टिकल आपको रेंगते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो हमको आशा है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और काफ़ी अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आपके पास 20 दिन जो है काफ़ी 20 दिन आपके लिए काफ़ी रोचक समय है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए रामबाण साबित हो सकती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है कि 234 से यहाँ पर दिया है कि 234 से 0.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। कह रहा है कि घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मोलर सांद्रण की बात कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए मोलर सांद्रण नहीं, यहाँ पर हमको लिखना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोलारता है। क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एक प्रकार का क्या है, मोललता है। मोलल कह सकते हैं। मोलल कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको हम मोलल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मोलल कह सकते हैं। मोलल इसको कहना होगा तो क्या कह सकते हैं, मोलल कह सकते हैं। मोलल सांद्रण
क्या कह सकते हैं, मोलल सांद्रण क्या होगा, यही कह सकते हैं कि मोलल सांद्रण क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के बिलियन घोल में, यानी कहने का मतलब एक घोल बनाया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बिलियन है, यहाँ पर एक घोल बनाया गया है, यहाँ घोल बनाया गया है और इस घोल के माध्यम से घोल बनाया गया है और इस घोल में 34.2 ग्राम क्या है, ये बिलियन का घोल है। ये क्या है, ये बिलियन का क्या है, घोल है। ये बिलियन का क्या है, ये घोल है ये। और इस बिलियन के घोल में आपके जो दिया हुआ है 34.2 ग्राम चीनी दिया हुआ है, यानी दिया है 34.2 ग्राम जो दिया है चीनी दिया है, यानी ऑटोमेटिक ये होगा कि 34.2 ग्राम जब चीनी होगा तो 200 ग्राम जो होगा आपका क्या होगा, जल होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जल होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये शरबत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, शरबत बना हुआ है। और ये शरबत किससे बना हुआ है, ये शरबत बना हुआ है पानी और चीनी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पानी और चीनी से बना हुआ है, जिसमें कह रहा है कि चीनी जो है आपका ये जो है 34.2 ग्राम चीनी है और यहाँ पर 200 ग्राम जो है जल है। हम बताए हुए हैं कि जिसका अमाउंट अधिक होता है उसको हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 200 ग्राम जल विलायक की बात कर रहा है, यानी विलायक की अमाउंट ग्राम में दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, मोलल पूछ रहा है, यानी मोलालता के बारे में पूछ रहा है। अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि मोलालता बराबर फार्मूला होता है WB इंटू MB होता है और गुने क्या होता है 1000 बटा होता है WA होता है। यदि हम बात करें तो M बराबर WB का वैल्यू जो होता है WB का, यानी दिया गया भार जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 34.2 हो जाएगा। और यहाँ पर मोलेकुलर मास की बात करेंगे, यदि हम चीनी का यहाँ पर निकालें, यदि चीनी का द्रव्यमान निकाले तो हो जाएगा यहाँ पर चीनी का C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान ये जो होता है ये 242 होता है। कितना होता है, 342 होता है। क्या होता है, 242 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 निकाल लेते हैं, इसका देख लेते हैं क्या होता है इसका। इसको लिखने से पहले हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर। अब देखिए C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा 144 प्लस इसका हो जाएगा आपका 22 अब प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 176 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 176, यानी आपका कुल मिलाकर आ जाएगा 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 342, यानी चीनी का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 342 आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन को बनाएंगे हम तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर लिखेंगे 34.2 बटा 342 गुने 1000 बटा लिखेंगे 200 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 200। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ये काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 5 मरतबे, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं। इसको काटना होगा, यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुने 10 आ जाएगा। और यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो m बराबर हो जाएगा 1/2, यानी क्या हो जाएगा 0.5 मोललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा आंसर। यानी हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यही मेरा आंसर होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी विद्यार्थी को
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साधारण तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं कि नहीं, देख लीजिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रासरण दाब, कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए जब भी प्रासरण दाब की बात होता है तो प्रासरण दाब बराबर होता है, प्रासरण दाब बराबर होता है, प्रासरण दाब बराबर होता है पाई बराबर CRT होता है। और प्रासरण को हम सूचित करते हैं P बराबर भी, क्या बोलते हैं, PCRT, यानी हम प्रासरण दाब को ये फार्मूला को हम कर सकते हैं। तो करें प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, यानी प्रासरण दाब को हम P बराबर CRT से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है कि अर्ध परागमय झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। अब देखिए अर्ध परागमय झिल्ली क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई विलयन है, यहाँ पर कोई विलयन है और इस विलयन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका अर्ध परागमय झिल्ली है, जिसको हम सेमी मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्ध परागमय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परागमय झिल्ली, परागमय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, परागमय झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस अर्ध परागमय झिल्ली में देखिए क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर विलायक हो, क्या हो, यहाँ पर विलायक हो, और यहाँ पर क्या है आपका विलयन है, क्या है आपका विलयन है। तो आप जानते हैं कि विलयन जो होता है ये क्या होता है, अशुद्ध होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है, और विलायक जो होता है क्या होता है, शुद्ध होता है, क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि अर्ध परागमय झिल्ली से किसका कण निकलता है, तो हम कहते हैं विलायक के कण विलयन की ओर जाता है। तो हम कहेंगे कि अर्ध परागमय झिल्ली से प्रासन की क्रिया में निम्नलिखित पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि विलायक के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलायक के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलायक के अणु पाए जाते हैं। किसका अणु पाए जाते हैं, विलायक के अणु पाए जाते हैं। अब देखिए अगला दिया है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। अब देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन उसको हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई कह दिया जाए, विद्यार्थी कहे कि बताइए हम आदर्श विद्यार्थी हैं, तो आदर्श विद्यार्थी किसको कहेंगे, जो हमारी बातों को मानेगा, कहेंगे ना जी, जो शिक्षक के गुरुजनों के बातों को मानते हैं, तो हम कहते हैं कि आदर्श विद्यार्थी है कि नहीं। तो कहता है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, तो देखिए आदर्श विलयन वही कहलाता है जो राउल्ट के नियम को पालन करता है। तो जो राउल्ट के नियम को पालन करेगा उसको हम कहते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आदर्श विलयन करते हैं, यानी जो राउल्ट का नियम को पालन करता है उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वही क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहला बात यहाँ पर यह है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। अब देखिए सबसे ज़्यादा वाष्प दाब, सबसे ज़्यादा प्रेशर की बात होगा तो सबसे ज़्यादा वाष्प दाब होता है समुद्र में होता है। कहाँ होता है, समुद्र में होता है। सबसे ज़्यादा यदि हमको वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए, वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए, वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए तो सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कहाँ होता है, समुद्र में हो, समुद्र से हो, कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कहाँ होता है, समुद्र में होता है। अब देखिए समुद्र से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे, समुद्र से जैसे जैसे ऊपर की ओर आएंगे तो मेरा वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम होता है कि नहीं।
कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब अधिक कहाँ होता है, तो हम कहेंगे समुद्र। आपके पृथ्वी से भी नीचे क्या है, समुद्र होता है। यानी पृथ्वी से जितना नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान घटेगा। सोचिए, यदि हम पर्वत पर जा रहे हैं तो वहाँ प्रेशर कम लगेगा ना, वायुमंडलीय दाब कम लगेगा। तो मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहाड़ों का जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है। तो जब हम मान लेते हैं कोई जल लिए और चल जाए पहाड़ पर, हिमालय पर्वत पर चढ़ जाए हम, तो पहाड़ पर्वत पर चढ़ जाएंगे तो देखिए वो क्या है, धरती से नीचे ऊपर जा रहा है ना। तो हम क्या बताएं कि धरती से नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। और जहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो मेरे साथ आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब के कम होने से पहाड़ों पर क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर बात क्या करना है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अनुसंख्यक गुण जो होते हैं वो 4 होते हैं। अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं, 4 होते हैं। पहला अनुसंख्यक गुण होता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है, और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन होता है, और चौथा होता है प्रासरण दाब होता है। यानी ये 4 जो है आपका एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब कह रहा है कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रासरण दाब जो है एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है यहाँ पर, अनुसंख्यक गुण है। ये क्या है, एक प्रकार का अनुसंख्यक गुण है। पृष्ठ तनाव की इस बिलियन में कोई चर्चा नहीं है कि नहीं, चालकता की कोई चर्चा नहीं है। चालकता किसमें होती है, यदि नमक कोई भी आयनित पदार्थ हो उसमें क्या होता है, चालकता की बात होता है, और अर्धवायु की कोई चर्चा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब यानी कोई भी पूछेगा कि बताइएगा अनुसंख्यक गुणधर्म कितने कई गो होते हैं, तो हम कहेंगे कि 4 गो होते हैं। पहला कौन है आपका, पहला है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है आपका प्रासरण दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या होता है। चलिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग जानते ही होंगे कि नहीं कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो क्या होता है, पीएच मान 7 होता है। आपको मालूम है कि एक पीएल स्केल होता है। पीएल स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल से हम अम्लीयता के बारे में जानते हैं, यानी एसिडिटी के बारे में जानते हैं। यदि मान लेते हैं 7 है, तो 7 यदि पीएच स्केल पर, यदि स्केल पर उसका स्केल 7 बता रहा है, इसका मतलब क्या है, उदासीन है। क्या है यहाँ पर, उदासीन है। यदि 7 से अधिक है तो हम उसको कहते हैं कि क्षार है। क्या है यहाँ पर, क्षार है। यदि 7 से पहले है तो हम कहते हैं क्या है, अम्ल है। तो देखिए जल जो होता है एक प्रकार का उदासीन होता है, और उदासीन चीज़ों का पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन से जलीय घोलक की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है। अब देखिए हिमांक बिंदु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हिमांक बिंदु का। तो हम बोले हैं कि डेल्टा, यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ बता दें हम कि देखिए डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट 1 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हिमांक जो होता है, हिमांक जो होता है वह आई के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आई का मान बढ़ेगा यानी समझिए कि हिमांक बिंदु क्या होगा, घटेगा। आई का मान बढ़ेगा तो यानी हिमांक बिंदु क्या होता है, घटता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि इसका कितना होता है, तो यहाँ i का वैल्यू 1 होता है, यहाँ i का वैल्यू 3 होता है, यहाँ i का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, और यहाँ i का वैल्यू जो होता है आपका ये भी क्या होता है 2 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 में गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0.0 आ जाएगा। इसको करेंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.005 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 के 5 1 0.0। इसको गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 1 0.0। अब देखिए सबसे अधिक i का मान कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सबसे अधिक i का मान कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखिए क्या किए हैं से हम, आप जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू KF इंटू M होता है। यदि हम I अगुने मोलालता को हम गुना करेंगे तो हमको डेल्टा TF यानी हिमांक के बारे में चल आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, I का वैल्यू यहाँ पर 2 है और मोलालता का वैल्यू यहाँ पर 0.1 M है। ये दोनों को गुना करने पर हमको ये आया है। देखिए सबसे अधिक हमको I का मान यहाँ मिला, डेल्टा TF यानी हिमांक बिंदु यहाँ मिला। तो हम कह सकते हैं कि जलीय हिमांक बिंदु सबसे अधिक है, जिसका I का मान अधिक होगा उसी का हिमांक क्या होगा अधिक होगा। क्या होगा अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1 M NaCl होता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा है कि मानव रक्त बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मानव रक्त बोल रहा है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान के बारे में भी जस्ट चर्चा किए हैं कि पीएच का मतलब ये होता है, पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। रक्त रक्त का मतलब होता है खून, ब्लड। कभी ब्लड को चीख के देखिएगा, समझे, आपको क्या लगेगा, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा। कड़वा इस लगता है क्योंकि क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। तो हम कहेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है इसको इस तरह से याद कर लीजिए, कितना होता है 7.4 होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप आसानी से इसको बनाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, कहा है 0.15 बेरियम नाइट्रेट घोलक का 1/2 गुणक 0.57 है। तो वियोजन विघटन दिया हुआ है, यहाँ पर वियोजन होगा। वियोजन स्तर क्या होगा, विघटन भी, विघटन का मतलब कहिए चाहे वियोजन कहिए, यानी कि विघटन का मतलब होता है अलग करना, चाहे वियोजन का मतलब भी होता है अलग करना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। यहाँ क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया 1/2 गुणक दिया हुआ है। I का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, I का वैल्यू यहाँ पर, I का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, वो क्या दिया है 2.74 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पर विघटन का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर I-1 बटा N-1 ये होता है। और इसका क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, यानी प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, हम 100 से गुना कर देंगे हम, कि नहीं। अब देखिए विघटन के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फा बराबर I-1 N-1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, I का वैल्यू कितना है तो 2.74 -1 हो जाएगा अब बटा N का। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं है तो उसको 1 मानते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3 और यहाँ पर 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.74 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना हम 100 छोड़ दिए हैं, 100 से कर देंगे और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएंगे। अब देखिए दशमलव को हटाएंगे यहाँ से तो गुने 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 174/2, यानी आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 87% आ जाएगा। यानी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा विघटन वियोजन स्तर क्या हो जाएगा 87% आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसानी तरीक़ा से हम हर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं।
क्योंकि हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, और कुछ नहीं आने का मतलब ये है कि जीरो लेवल से हम क्लासों को पढ़ाने का काम करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, थोड़ा सा हेरिटेशन हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है हम, ये मेरा दूसरा क्लास है, दो या एक दो दिन में मैं अपने लाइन ऑफ पर चलाऊँगा। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रहा है, थोड़ा सा मैंने समझिए कि ऐसा बहुत कम है कल की अपेक्षा, और धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी आपके अगल बगल के जो भी आपके साथी हैं जो इस साल इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, और उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उनको काफ़ी से काफ़ी इसको वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि आप पढ़िए, अमित सर इसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 5 बजे से, और आपके साथ उनका भी कुछ न कुछ भला हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए दिया है एक जलीय घोल का हिमांक दिया है -0.18 -0.18086 डिग्री सेल्सियस। अगर KF बराबर 1.86 है तो KB बराबर 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये होता है कि हमसे क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये होता है कि हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा TB बराबर क्या होगा। क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये होता है कि हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा TB बराबर क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि TB बराबर क्या होगा, वाट पूछ रहा है हमको। डेल्टा TB बराबर क्या पूछ रहा है? वाट पूछ रहा है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है तो उस पर हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। अब देखिए क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि डेल्टा TB जो होगा ये क्या होगा। अब देखिए मेरे पास एक जलीय घोल दिया है जिसका हिमांक बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया है? हिमांक दिया है। तो आपके पास सबसे पहले हिमांक दिया है अगर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TB बराबर, आप पढ़े होंगे, डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू होता है M होता है, स्मॉल m होता है। देखिए यहाँ पर KB का तो वैल्यू दिया हुआ है, क्या M का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जब मेरे पास M का वैल्यू, M का मतलब होता है मोलालता होता है, तो जब मेरे पास मोलालता का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हिमांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हिमांक। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस क्या होता है? TF होता है। अब देखिए T0F जो होता है ये शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक का क्या है? हिमांक है, और ये जो है हिमांक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम TF का, तो शुद्ध किसी भी पदार्थ का शुद्ध, जो जब भी शुद्ध हिमांक की बात होगा तो जल का शुद्ध हिमांक कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पर विलयन का हिमांक की बात करेंगे तो दिया है -0.186 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है। जब इसको निकालेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 0.86 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया? डेल्टा TF का वैल्यू निकाल दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखिए मेरे पास KF का वैल्यू दिया हुआ है और मेरे पास डेल्टा TF का वैल्यू हमने निकाल लिया। हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? डेल्टा TF का वैल्यू निकाल दिया। तो हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? M बराबर लिख सकते हैं डेल्टा TF बटा, क्या लिखेंगे हम? KF लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.186 बटा 1.86। अब देखिए
इस दोनों को हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा ये होगा 0.1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 हो जाएगा। यानी मेरे पास मोलालता जो होगा क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा हमको क्या निकालना है? टीबी निकालना है क्वथनांक का। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? केबी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.5, क्या दिया है? 1 2 गुने, और एम का वैल्यू क्या दिया है? 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? यदि गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 0.0512 हो जाएगा। यानी आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका यही आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर? यही आपका आंसर होगा, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप काफ़ी आसानी से चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि इतना बेहतर रूप से अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से इतना बेहतरीन रूप से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करा सकता है। सिर्फ हमारे चैनल जो है 100% क्लासेस पर बस ये संभव है। और हम चाहेंगे कि आप लोग काफ़ी से काफ़ी संख्या पर आएँ और जुड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करिए, जिससे जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो कि नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया है अगर n घुले का मतलब होता है बउआ, घुल का मतलब होता है, घुल उसको कहते हैं जो घुलता है। क्या कहते हैं? जो घुलता है, जो घुल रहा है उसको कहते हैं घुल। घुल का मतलब होता है विलय होता है। n का मतलब हुआ घुल। n का मतलब क्या हुआ? कि जो घुल यानी जो घुलता है उसको क्या कहते हैं? n कहते हैं। यानी n घुल का मतलब होता है, यानी जो विलय होते हैं, विलय को हम क्या कहते हैं? घुल कहते हैं। क्या कहते हैं? घुल, जिसको शुद्ध किससे करते हैं? स्मॉल n से करते हैं कि नहीं। कह रहा है कि n घुल पदार्थों के मोलों की संख्या तथा n घोलक। अब देखिए विलायक को हम कहते हैं घोलक कहते हैं। विलायक को क्या कहते हैं हम? घोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक कहते हैं, जिसको कैपिटल एन सूचित करते हैं। मोलों की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज की निकालें। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा तो मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका निकालना है उसके ऊपर लिखेंगे। तो मेरे घुल का पूछ रहा है तो घुल की सूत्र किसे करते हैं? स्मॉल एन से, और नीचे लिखेंगे घुल, आप प्लस लिखेंगे कैपिटल एन। ये जो होता है आपका आंसर होता है कि नहीं। घुल का मतलब जो घुल रहा है। जैसे मान लेते हैं ये पानी है, या पानी है, यहाँ पर पानी है, ये सब क्या है? यहाँ पानी है, और ये क्या है आपका? चीनी है। ये क्या है आपका? चीनी है। ये क्या है आपका? चीनी है। ये सभी चीनी है। तो बोलिएगा घुलता कौन है और घुलाता कौन है? तो देखिए जो घुलता है ये क्या होता है? घुल होता है। क्या होता है? ये जो होता है आपका घुल होता है। क्या होता है? ये जो होता है आपका घुल होता है। क्या होता है आपका? घुल होता है। इसको क्या कहते हैं? घुल कहते हैं। और घुल को हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब देखिए जो जल है यहाँ पर, जो जल है जिसको हम क्या कहते हैं? घोलक कहते हैं। घोलक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। तो पूछ रहा है कि घुल का मोल अंश पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? घुल का, जो घुलने वाला है उसका मोल अंश पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुल की बात करेगा तो इसका मोल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि मान लेते हैं हमसे यहाँ पर पूछ देता घोलक के बारे में पूछ देता है, किसके लिए है ये घुल के लिए है। यदि मान लेते हैं मेरे पास यदि घोलक के बारे में पूछ दिया जाए, किसके बारे में पूछ दिया जाए? घोलक के बारे में पूछ दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? तो कैपिटल एन बट्टा स्मॉल एन बट्टा कैपिटल एन। ये किसके लिए है? घोलक के लिए। यदि घुल के लिए पूछ रहे हैं तो मेरा आंसर ये होगा, और घोलक के लिए पूछेगा तो मेरा आंसर ये होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर रहा है कि H3PO4 के 1 मोलर विलयन की निर्मलता क्या होगी। अब देखिए निर्मलता हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निर्मलता बराबर एक फार्मूला बाबू पढ़े हुए हैं हम, एक फार्मूला पढ़े हुए हैं। निर्मलता बराबर कि n फैक्टर
नम्रता बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि n फैक्टर गुने मोलारता पढ़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर मोलारता कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर मोलारता जो दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर H3PO4 की बात करेंगे कि n फैक्टर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा जितना भी OH प्लस होता है उस सभी को हम या तो एसिड के रूप में हम n फैक्टर निकालते हैं, या तो बेस के रूप में n फैक्टर निकालते हैं, या तो आयन के रूप में निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बात करते हैं तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन का एगो है, 4 गो ऑक्सीजन है। अब देखिए सब के साथ किसको जोड़ देंगे, H को जोड़ देंगे। अब देखिए ऐसा हाइड्रोजन को पकड़ना है, ऐसा हाइड्रोजन को पकड़ना है जो O के साथ जुड़ा है। अब देखिए कितना हाइड्रोजन जो है इसके O के साथ जुड़ा है, 3 गो है। तो हम कह सकते हैं कि n फैक्टर जो होगा वो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब देखिए नॉर्मलिटी निकालने की बात करेंगे तो n फैक्टर की संख्या कितना होगा, 3 है, और मोलारता कितना है, 1 है। तो हम कहें कितना हो गया नॉर्मलिटी, तो हम कहेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छे तरीके से एक क्लास को कराया जा रहा है। और हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ये रामबाण साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पूरे मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। हम बोले हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताए हैं कि पहला होता है अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात किया जाए तो हम बताए हैं कि पहला जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है उसको कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन होता है, और तीसरा जो होता है हिमांक का अवनमन होता है, और चौथा जो होता है प्रासरण दाब होता है। यानी हम बात करेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म का, तो देखिए पहला अनुसंख्यक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा बात करेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। चौथा बात करेंगे हम, तीसरा बात करेंगे हम हिमांक में अवनमन, और चौथा बात करेंगे हम प्रासरण दाब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रासरण दाब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रासरण दाब के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रासरण दाब के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है चारों जो है अनुसंख्यक गुणधर्म में है। अब देखिए कह रहा है कि विलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण दीजिए। घनत्व अनुसंख्यक गुणधर्म तो है ही नहीं है, द्रव्यमान भी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो बोलिए अनुसंख्यक गुणधर्म ये भी नहीं है। क्वथनांक का उन्नयन एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है, और ताप भी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन जो है एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब देखिए कह रहा है कि समुद्री जल का परिसारक दाब लगभग क्या होता है, तो इसको बिना पूछे इस आंसर को याद ही कर लीजिए। इसका होता है ये जो होता है आपका, ये जो होता है कितना होता है, 30 एटीएम होता है। कितना होता है, 30 एटीएम होता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि CaNO3 का 1/2 गुणक क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम के पास कुछ नहीं है तो हम बोले हैं कि यहाँ 1 लिखा जाता है, क्योंकि 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। यानी जो गुना रहता है इसका आयन रहता है, और जो यहाँ पर रहता है इसका आयन रहता है। देखिए समझाने की हम कोशिश क्या कर रहे हैं इसे। Ca कह रहा है कि NO3
होल टू आई। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Ca+2 और हो जाएगा NO3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब दोनों का आयन के जोड़ेंगे तो यहाँ 2 और 1 क्या है 3 है, यानी I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका 1/2 गुणक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी जो वियोजन की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं 1/2 गुणक होता है। वियोजन का मतलब होता है अलग करना। तो दोनों को अलग करने पर कितना रहा है वियोजन, तो 2 इसमें वियोजन हो रहा है, 1 इसमें हो रहा था, कितना 3 हो रहा है। तो हम कहेंगे इसका 1/2 गुणक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में घुलाया जाता है। अब देखिए मेरे पास दिया गया भार जो है यानी W जो है, यहाँ पर दिया गया भार जो है यानी W जो है, ये W जो है यहाँ पर ये दिया है आपके पास 40 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया है 40 ग्राम। कह रहा है कि NaOH, कह रहा है कि NaOH का कह रहा है आणविक भार, कौन सा भार आणविक भार, आणविक भार पूछ रहा है। तो आणविक भार कितना हो जाएगा, तो सोडियम का होता है 23 और प्लस है ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। यानी हम कह सकते हैं कि 17 और 3 20 और 20 यानी कि 40 हो जाएगा। इसका अनुभार हो जाएगा, इसका अनुभार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि विलयन का आयतन जो दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 200 ml दिया हुआ है। कितना दिया है 200 ml। अब हमसे क्या पूछ रहा है मोलारता पूछ रहा है। तो मोलारता के लिए फॉर्मूला बता हुआ है कि W बराबर M गुने 1000 अब बटा V और किस में लिखना है ml में लिखना है। तो देखिए M बराबर W का वैल्यू यानी दिया गया भार कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। आणविक भार कितना दिया है 40 दिया हुआ है। 1000 अब बटा कितना दिया है 200 दिया है। 40 से 40 खत्म होगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बच कितना गया यहाँ पर, बच कितना गया यहाँ पर, तो यहाँ बच गया आपका कैपिटल M बराबर हो जाएगा 10/2, यानी हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। शायद यहाँ पर ये आंसर नहीं है, हम इसको लिखने का प्रयत्न करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा C आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका C आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अभी बताया है कि देखिए हिमांक का अनोमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अनोमन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तीनों जो है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये तीनों जो है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुण है। लेकिन यहाँ पर प्रकाशीय जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया जाता है। तो प्रासरण दाब के लिए हम बताए हुए हैं कि प्रासरण दाब के लिए क्या होता है। तो प्रासरण दाब के लिए क्या होता है, प्रासरण दाब के लिए होता है कि पाई बराबर CRT। अब देखिए यहाँ पर सब जगह S दिया हुआ है, तो R के जगह पर कांस्टेंट के जगह पर हम S भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि मान लेते हैं पाई बराबर, यदि हम C यहाँ पर C
ST लिख देते हैं, तो यहाँ पर यदि हम C को इधर ले जाएंगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर ये होगा वही आपका सही होगा। तो क्या है यहाँ पर, पाई बराबर C ST हो जाएगा, यानी कि आंसर बराबर D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, D। तो चलिए यहाँ पर कोई देखिए, यहाँ पर S जो है कांस्टेंट वैल्यू है, हमने लिख दिया है ना कि R एक कांस्टेंट वैल्यू है, S भी कांस्टेंट, यानी कि R बराबर हमने क्या मान लिया, S मान लिया। तो क्या बन जाएगा, पाई बराबर C बाई बराबर ST हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका D। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए कर रहा है, किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज व्यक्त कीजिए। देखिए विलय का मूल प्रभाज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विलय के मूल प्रभाज की बात कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विलय का मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या, विलय का। अब देखिए विलय का जो मोल संख्या होता है, मोल संख्या, उसको हम सूचित करते हैं स्मॉल n से। किससे करते हैं, स्मॉल n से करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल n से। विलय का मोल संख्या, क्या संख्या, मोल संख्या सूचित करते हैं हम स्मॉल n से। और विलायक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विलायक। विलायक का जो मोल संख्या होता है, विलायक का जो मोल संख्या होता है उसको सूचित करेंगे कैपिटल N से, कि नहीं, किससे करेंगे, कैपिटल N से करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि हम बात करें विलय के लिए, और देखिए मोल फ्रैक्शन को सूचित करते हैं हम x से करते हैं। किससे करते हैं, x से। अब देखिए लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब होता है विलय, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विलय लिख देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, सैल्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब होता है विलय होता है। सैल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय होता है। जब भी हम विलय के लिखेंगे तो ऊपर विलय का मोल अंश लिखाता है और नीचे भी विलय का मोल अंश लिखाता है, अब प्लस विलायक का मोल अंश लिखाता है। यानी विलय का मोल अंश अब बटा विलयन का मोल अंश, किसके लिए है ये, तो ये है आपका विलय के लिए। यदि विलायक की बात करें, यानी सॉल्वेंट की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्वेंट की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट का जब भी हमको मोल अंश निकालना होगा तो सॉल्वेंट का मोलों की संख्या अब बटा सैल्यूट के मोलों की संख्या अब प्लस सॉल्वेंट का मोलों की संख्या। ये किसके लिए है आपका, ये जो है आपका किसके लिए है, तो ये आपका है सैल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन है। तो हमसे किसके लिए पूछ रहा है, किसी विलय का पूछ रहा है। तो देखिए विलय का ये लिख दिए हुए हैं, देखिए सैल्यूट n बटा n प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये किसके लिए है, विलायक के लिए है। ये होता है जब, ये जो होता है ये कब होता है, ये जो होता है जब कैपिटल N का वैल्यू जो होता है, ये कब होता है, ये जो होता है कि जब कैपिटल N जो होता है, स्मॉल n जो होता है, स्मॉल n काफ़ी बड़ा होता है, किससे, 1 से बड़ा होता है, तब हम ये इसका प्रयोग करते हैं, कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको किसके साथ जाएंगे, आंसर नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होता है, परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। यानी इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर परमाणु संख्या होता है, प्रोटॉन संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। तो हम कह देंगे कि ये आंसर गलत है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या नहीं, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है बराबर होता है किसके बराबर, परमाणु संख्या के बराबर। तो ये भी नहीं होगा, योगफल के बराबर। कह कि योगफल यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कह रहा है कि परमाणु के न्यूट्रॉन, कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। बात इज द सही है कि जब भी हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा।
कोई भी दिक्कत नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम सी के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, सी के साथ। तो कोई पूछेगा परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी प्रकार के कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन तक हम लोगों के पास हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है। अवनमन का मतलब होता है कमी होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा देखिए वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की बात करता है तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट होता है, यही होता है। जो किसके लिए है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए होता है। यानी एक फार्मूला होता है, अवनमन की मतलब होती है कमी होती है। तो इसका सूत्र क्या होगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि नहीं। इसमें कुछ था नहीं, केवल बस सूत्र बताना था उसका, जो हम बता दिए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम का करता है, राउल्ट के नियम को सिद्ध करता है। देखिए राउल्ट का नियम क्या करता है, राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब को सिद्ध करते हैं हम P से करते हैं। ये समानुपाती होता है किसके, मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं, मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। यानी मोल प्रभाज का मतलब होता है x होता है। यदि हम इसको हम समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KH इंटू एक्स। क्या आ जाएगा, KH इंटू एक्स। के जो है आपका हेनरी स्थिरांक है, इसको कहते हैं हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम को पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। एक्स क्या है, तो ये मोल प्रभाज है। ये क्या है आपका, मोल प्रभाज है आपका। क्या है आपका, मोल प्रभाज है। और पी क्या है आपका, दाब है। क्या है आपका, दाब है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़ा कि निम्नलिखित में से कौन से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए हम अभी बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं, क्वेश्चन था अभी बताए हैं कि देखिए ताप द्वारा जिसकी सांद्रता आयतन में हो वह ताप पर निर्भर करता है। यानी जिसका सांद्रता आयतन में हो उसका क्या, ताप पर निर्भर करता है। नर्मलता में आयतन होता है, इसलिए ये क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। कह रहा है कि नहीं है, तो यानी आपका आंसर ये नहीं होगा। फॉर्मूलाता ये भी आयतन पर, इसके आयतन होता है तो ये भी क्या निर्भर नहीं करेगा। मोलालता ये भी ताप पर निर्भर करेगा। यानी आपका मोलालता जो होगा ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होते हैं। देखिए नर्मलता में आयतन होते हैं, तो ये ताप पर निर्भर करेंगे। ये ताप पर निर्भर करेगा, ये क्या करेगा, ये ताप पर निर्भर करेगा। ये निर्भर करता है, ये भी निर्भर करता है, और ये भी निर्भर करता है। ये निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तीनों के पास क्या होता है, ये तीनों के पास जो होता है, आपके पास क्या होता है, आयतन होता है, और इसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान जो होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोलालता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
जिसका वाइनहाफ गुणक अधिक होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सुधार देते हैं इसको हम। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए ध्यान दें, निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका अधिकतम क्वथनांक अधिकतम होगा। देखिए क्वथनांक हम अभी बताए हैं, क्वथनांक कि डिपेंड किस पर करता है, डेल्टा टीवी जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आई पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आई पर। यदि आई का मान अधिक होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। अब ध्यान दीजिएगा आई का मान कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा इसको हम तोड़ेंगे तो n प्लस आई माइनस, यानी इसका होगा 1 और इसका होगा 1, तो इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ कुछ है तो 1 है, तो यहाँ आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ आई का वैल्यू केवल 1 होता है, और यहाँ बात करेंगे KNO3, यहाँ भी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। K को तोड़ेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आई का वैल्यू सबसे अधिक किस में है, सोडियम सल्फेट में है। किस में है, सोडियम सल्फेट में। तो हम बोले हैं कि आई का मान बढ़ने से टीबी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो हम कहेंगे सबसे अधिक आंसर, इसका आंसर कौन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.0 m NO2SO4, यानी कि सबका मोलार तत्व सामान्य ना है। आई डिपेंड किस पर करता है, तो डिपेंड करता है डेल्टा, आपको डिपेंड किस पर करता है, तो डेल्टा टीबी इंटू क्या होता है, केबी इंटू क्या होता है, एम, आई इंटू केबी इंटू क्या है, एम। यानी कहने का मतलब क्या है कि मोलारता और आई फैक्टर को गुना करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। यानी जिसका आई फैक्टर का मान अधिक होगा उसका डेल्टा टी भी क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन एवं 0.821 वायुमंडलीय दाब है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया है बउआ, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन दिया हुआ है। कितना दिया है, 300। और यहाँ पर प्रेशर जो दिया है 0.0821 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि मोलर सांद्रता क्या होगा, तो आपको हम बताए हुए हैं कि PV बराबर NRT होता है कि नहीं। आप जानते हैं कि सांद्रता बराबर होता है N/V होता है। क्या होता है, N/V होता है। यदि हम मान लेते हैं N/V बराबर क्या हो जाएगा, RT बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RT बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। RT बराबर क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा। P इंटू क्या हो जाएगा, हाँ RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमसे सांद्रता पूछ रहा है, ये इसके बराबर तो यही होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया है 0.0821 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब बट्टा R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू है आपका 0.0821 गुने कितना होता है, और T का वैल्यू कितना दिया है, 300 दिया है। इसको जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 300। यानी हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, 0.33 m हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, HCl और H2O में स्थिर क्वाथिंग मिश्रण किसके बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि 20.2% HCl जो होता है, 20.2% HCl जो होता है, HCl जो होता है, यही जो होता है इसका स्थिर क्वांथिक होता है। इसको पूरा याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत क्या है, ये याद कर लीजिएगा। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको देखिएगा ये बार बार पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन का बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रासरण दाब, कह रहा है कि प्रासरण दाब बढ़ता है जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रासरण दाब बढ़ता है। यानी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रासरण दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। तापमान को घटाएंगे तो प्रासरण दाब क्या होता है, घटता है। तो पूछ रहा है प्रासरण दाब बढ़ता है जब हम तापमान को बढ़ाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घोले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि घोलक यानी विलायक जो है आपका, यदि विलायक जो है आपका, विलायक ये विलायक जो है आपका, विलायक, ये विलायक जो है आपका, घोलक का मतलब क्या होता है, विलायक, इसी को हम क्या कहते हैं, घोलक कहते हैं। और घोलक कितना दिया है आपका, 1 kg है। और कह रहा है कि घुल्ले के मोलों की संख्या, तो हम बताए हैं कि मोललता बराबर हम बताए हैं ना कि विलय का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, अब बटा क्या लिखवाया है, विलायक का द्रव्यमान किस में बताए थे हम, केजी में बताए थे। तो जब विलय का संख्या मोल में हो और विलय का द्रव्यमान केजी में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मोलालता कहते हैं कि नहीं। यदि मान लेते हैं विलय का मोलों की संख्या हो, विलय का संख्या किस में हो, मोल में हो, और विलय का क्या हो, द्रव्यमान किस में हो, केजी में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए कर है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मान लेते हैं कोई मिश्रण है मेरे पास, क्या है मेरे पास मिश्रण है, और कभी भी मिश्रण बनता है तो 2 अवयवों का मिश्रण बनता है। कैसा बनता है, 2 अवयवों का मिश्रण बनता है। 2 अवयवों का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो जब भी आपके पास 2 अवयवों का मिश्रण बनता है और दोनों अवयवों का मिश्रण में क्वथनांक क्या हो, क्वथनांक जो होगा आपका क्या होना चाहिए, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक कहते हैं। इसी परिस्थिति को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 अवयवों का मिश्रण होता है और उसमें उसका क्वथनांक क्या होता है, समान होता है, उस समान क्वथनांक को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। और आज के लिए आपका ये 38 क्वेश्चन का जो एपिसोड था वो खत्म हुआ। और देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, नहीं अब क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चनों का एपिसोड खत्म हुआ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी है जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बोलिएगा कि 100+ क्लासेस के साथ जुड़े। और जो 20 दिनों का जो हम लोगों के साथ जो एक क्लास चल रही है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और जितने भी क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जो VVI क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ हम लोग रोज़ शाम को 5 बजे लाइव हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग भी 5 बजे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। आज सर हमको